तो 24 फरवरी 2022 को ये हुआ कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। तो जब उसके जंग का ऐलान किया तो फिर सूरत हाल ज़रा गंभीर हो गई और उस सूरत के अंदर जो है वो खबरें इम्पोर्टेंट हो गई। तो खैर कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस पहले से होती हैं। जो है जंग जो है वो आजकल बड़े मुल्क तो आपस में नहीं करते, किसी छोटे मुल्क को बलि का बकरा बनाया जाता है और फिर जंग की जाती है। तो सबके आपस में इश्यूज होते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि बिगर पावर जो है वो आपस में जंग नहीं करती। यही हाल यूक्रेन के में हुआ है। असल में टेंशन जो है वो यूएस और रशिया की हैं, लेकिन जो है बीच में यूक्रेन आ गया। तो खैर हम इसके ऊपर जो है वो डिटेल से बात करेंगे। हम सीक्वेंस देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से इस चीज़ को देखना है। ठीक है, हम जब खबर पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो हम बस ब्लाइंडली जो है वो उस खबर को पढ़ते हैं और उसके बारे में इश्यूज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर हम उससे पहले, अगर उस एग्जैक्ट खबर से पहले हम उस कंट्री की प्रोफाइल के बारे में पढ़ लें कि वो मुल्क कैसा है, ठीक है, तो शायद हम बहुत सारी खबरें समझने के काबिल हो जाएं। लेकिन हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं सीएसएस की तैयारी के दौरान, वो यही करते हैं कि बस धड़ाधड़ जो है वो खबर पढ़ते जाएं और परेशान हो जाएं कि बहुत मुश्किल खबर है, बहुत आसान खबर है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन उसके पीछे जो है वो जो रीजंस हैं वो उस मुल्क की प्रोफाइल के साथ ही जुड़ी होती हैं। हमें अपने मुल्क की तो प्रोफाइल का पता है, क्या है जी, पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन है। पाकिस्तान का रकबा जो है वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पाकिस्तान जो है वो उसकी मेजर एग्रेरियन इकोनॉमी है, उसकी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत कुछ शहरों के अंदर है, उसकी एक्सपोर्ट्स ये हैं, उसकी इंपोर्ट्स ये हैं, उसकी दोस्ती इससे है, उसकी दुश्मनी इससे है। तो यही चीज़ें जो हैं ये कंट्री की प्रोफाइल होती हैं। तो कंट्री की प्रोफाइल अगर देखनी हो तो CIA की फैक्ट बुक जो है, CIA फैक्ट बुक, ये मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि CIA जो है वो अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और उसने सारे मुल्कों के बारे में बड़े हार्ड हिटिंग से फैक्ट्स रखे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है कि उसका जो मैप है वो कहाँ पे वाक़ है और उसके इर्द गिर्द क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, उस मसले के पीछे क्या हुआ था। और उसके बाद उस इशू को हम कुछ खास थीम्स में देखा करेंगे, ऐसे नहीं देखा करेंगे कि रैंडमली कि ये भी हुआ ये भी हुआ ये भी हुआ। मुख्तलिफ थीम्स के अंदर देख लिया करेंगे कि क्या मेजर थीम्स हैं जिसकी वजह से ये इशू हुआ है। तो रशिया और यूक्रेन की जो इश्यूज हैं वो हम इकोनॉमी, सिक्योरिटी और नेशनलिज्म, इन थीम्स की लाइट में देखेंगे। उसके बाद हम उससे मिलते जुलते अलाइड इश्यूज देखेंगे कि क्या क्या और इश्यूज हैं जो हो सकते हैं या हुए हैं या फ्यूचर में उससे कुछ हो या उसके साथ कोई लिंक बनता है। और एंड पे हम जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस देखेंगे कि इसकी जो फ्यूचर कैसा होगा इस मुल्क का या इस इशू का, या इसके बाद क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। लाजमी नहीं कि वही हो, लेकिन CSS में आपसे जब कुछ पूछा जाता है तो आपने ये कंट्री प्रोफाइल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप्स, ये दो चीज़ों का जिक्र बाकायदा हेडिंग बना के नहीं करना होता, ये आपने अपने आर्गूमेंट देते हुए करना होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से तरतीब में पढ़ लेंगे ताकि आपको याद रहें और आप अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड कर सकें। रशिया यूक्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये स्लाइड्स किसी खास क्वेश्चन के लिए हैं, ये एक जनरल ओवरव्यू है इशू का, आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। कल जब सुबह उठ के आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने का। लेकिन क्वेश्चन के आंसर जो हैं उसके लिए हम एंड पे बता देंगे कि किस तरीके से किसी डेटा से हम क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कंट्री प्रोफाइल के अंदर आई थिंक रशिया जो है वो मेरी स्लाइड्स बनाते बनाते गायब हो गया। हम यूक्रेन देख लेते हैं और रशिया का मैं आपको जो है वो साथ साथ बताता जाता हूँ कि कितना है। अच्छा जी, यूक्रेन जो है वो 0.6 मिलियन किलोमीटर्स इतना रकबा है इसका, पाकिस्तान जितना तकरीबन। ठीक है, पाकिस्तान के साइज का मुल्क है। जबकि इसके मुकाबले पे जो रशिया है वो कितने किलोमीटर का है ये मैं साथ साथ ही आपको बताता जाता हूँ। रशिया जो है जनाब वो है 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यूक्रेन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का भी नहीं है और रशिया जो है वो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है।
इसी तरीके से पॉपुलेशन जो है वो यूक्रेन की तकरीबन 4.5 करोड़ है और रशिया की समवेयर जो है वो इससे कोई 4 टाइम्स है, ठीक है, रफली 4 टाइम्स। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज दोनों के सेम हैं, दोनों के पास ऑयल है, दोनों के पास गैस है, दोनों के पास जो है वो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, दोनों के पास कोल है। ये 4 चीज़ें दोनों मुल्कों के पास हैं। और जीडीपी जिसे पता चलता है कि किसी मुल्क में कितनी नई चीज़ें बनी, ठीक है, जीडीपी होता है किसी मुल्क के अंदर एक साल के दौरान कितनी नई चीज़ें बनी। उसमें घर भी होंगे, उसमें गाड़ियाँ भी होंगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सामान भी होगा, उसमें सड़कें भी होंगी। तो यूक्रेन में हर साल जो है वो तकरीबन 516 बिलियन डॉलर्स की नई चीज़ें बनती। पाकिस्तान का जीडीपी आपको पता है कि अराउंड 300 बिलियन डॉलर्स है, तो ये पाकिस्तान से तकरीबन डबल है, ठीक है। पाकिस्तान का 280 के अराउंड है, कोविड की वजह से पहले 300 बिलियन डॉलर्स था, इनका 516 बिलियन डॉलर है, तो तकरीबन यूक्रेन पाकिस्तान से दुगना अमीर मुल्क है। तो आपने अपने जब जहन में ये सोचना है कि कोई मुल्क कितना अमीर या गरीब है या क्या है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ आप जहनी तौर पे कंपेयर करेंगे तो पता चलता जाएगा। तो पाकिस्तान की जो है वो एरिया सेम है, यूक्रेन की आबादी पाकिस्तान से तकरीबन 5 गुना कम है और डबल अमीर है, ठीक है। तो जो रशिया है उसका जो जीडीपी है वो तकरीबन 3.4 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स है, ठीक है। अच्छा, मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर्स जो हैं, यूक्रेन को जो एक्सपोर्ट जाती है दूसरे मुल्कों में वो जाती है चाइना, रशिया और जर्मनी को, जबकि रशिया की जो मेजर एक्सपोर्ट्स बाहर जाती हैं वो जाती हैं चाइना और जर्मनी को, ठीक है। यूक्रेन को अगर रशिया ना भी कुछ दे एक्सपोर्ट करते हुए तो अभी रशिया का गुजारा हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन जो है वो रशिया को 9% ऑफ एक्सपोर्ट्स देता है, जो अच्छा खासी ह्यूज फिगर है। तो इसलिए जो है वो यूक्रेन को अगर एक्सपोर्ट जाना बंद हो जाए तो उसकी इकोनॉमी 9% कह सकते हैं कि गिर जाएगी, ठीक है, या समवट साइजेबल प्रोपोर्शन जो है वो गिर जाएगी। जबकि जो रशिया है उसको ऐसा कोई फर्क नहीं है, उसको जो है वो उसकी ज़्यादा एक्सपोर्ट जर्मनी और चाइना को जाती हैं। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं कि रशिया की चाइना के साथ दोस्ती होना और रशिया की जर्मनी के साथ दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर रशिया दोनों के साथ ताल्लुकात बहाल रखता है तो उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जाती रहेंगी, जब एक्सपोर्ट्स जाती रहेंगी तो क्या होगा, उसके पास पैसे आते रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके के साथ जो मेजर एक्सपोर्ट्स यूक्रेन की हैं वो क्या है, वो है खाने पीने का तेल, जो हम जैसे कनोला ऑयल यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर या ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, इस तरह से सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, इंसुलेटेड वायरिंग, आयरन प्रोडक्ट्स और वीट, यानी कि ये 4 मेजर जो एक्सपोर्ट्स हैं ये यूक्रेन की हैं। जबकि रशिया की जो 4 मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो सारी ये हैं जो मैंने ऊपर लिखी हैं, ऑयल, गैस, कोल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। तो खाने का तेल जो है वो कहीं से भी लिया जा सकता है, वीट भी कहीं से ली जा सकती है, आयरन की प्रोडक्ट्स भी कहीं से ली जा सकती हैं, ठीक है, और इंसुलेटेड वायरिंग भी कहीं से ली जा सकती है। लेकिन तेल और गैस जो रशिया देता है वो कहीं से लेना मुश्किल होगा, तो इसलिए भी हम ये देख सकते हैं कि जो रशिया है वो बेहतर पोजीशन पे है एज कम्पेयर टू यूक्रेन। और इसी तरीके के साथ अगर हम इंपोर्ट पार्टनर्स देखें तो यूक्रेन के इंपोर्ट पार्टनर्स में रशिया 12% है और रशिया के जो इंपोर्ट पार्टनर्स हैं उसके अंदर यूक्रेन नहीं है, उसके अंदर जो है वो चाइना और जर्मनी है। तो इससे हमें कुछ चीज़ें पता चली, हमें ये चीज़ें पता चली कि रशिया की दोस्ती होना लाजमी है जर्मनी और चाइना के साथ, और यूक्रेन की दोस्ती होना लाजमी है रशिया के साथ। अगर यूक्रेन की रशिया के साथ दोस्ती नहीं रहती तो यूक्रेन को अच्छा खासा इकोनॉमिक जो है वो उसकी इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन आएगी, जबकि रशिया को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि रशिया के पास एरिया भी बहुत ज़्यादा है, उसका जीडीपी बहुत ही ज़्यादा है, जो आपके यूक्रेन है उससे तकरीबन कह लें कि 6 गुना से भी ज़्यादा है, 7 गुना के करीब उसका जीडीपी है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है वो ये चीज़ देखनी है कि यूक्रेन एक अच्छा खासा कमज़ोर मुल्क है और रशिया एक अच्छा खासा मजबूत मुल्क है। जब रशिया और यूक्रेन का इशू होगा तो उसके अंदर उसकी चीज़ें क्लियरली आपको नज़र आएंगी, ठीक है। इसलिए रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, यूक्रेन ने रशिया पे हमला नहीं किया, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। फिर आपको कुछ खास चीज़ें और पता चली कि रशिया के पास ऑयल गैस बहुत ज़्यादा है, ऑयल गैस कोल। यूक्रेन क्योंकि छोटा मुल्क है तो उसके पास भी लेकिन थोड़ा है, ठीक है। इनकी दोस्ती चाइना और जर्मनी के साथ आपको नज़र आ गई, लेकिन यूक्रेन की दोस्ती जो है वो रशिया के साथ होना लाजमी है, ठीक है। फिर जीडीपी और सारी चीज़ें देख ली। तो देखें कि हमने एक कंट्री प्रोफाइल की 5-6 चीज़ें निकाली, उसका एरिया, उसकी पॉपुलेशन, उसके रिसोर्सेज, उसका जीडीपी और उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पार्टनर्स। तो हमें एक पिक्चर क्लियर हो गई कि रशिया और यूक्रेन जो है वो किस तरीके से दो डिफरेंट मुल्क हैं और उनमें से मजबूत कौन सा मुल्क है और कमज़ोर कौन सा मुल्क है, और किस तरीके के साथ उनका फ्यूचर जो होगा वो डिज़ाइन होगा या लिखा जाएगा तारीख के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इधर से नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो जब भी आपने किसी मुल्क को स्टडी करना है, जब भी आपने किसी इशू को स्टडी करना है, तो आपने सबसे पहले आपने जो है वो उसकी कंट्री प्रोफाइल देखनी है। सबसे पहले तो आपको ये फ़र्ज़ है आपका कि आप पाकिस्तान की ज़ुबानी याद हो आपको, आबादी कितनी है, रकबा कितना है, रिसोर्सेज क्या है, एक्सपोर्ट कौन करता है, इम्पोर्ट कौन करता है, जीडीपी क्या है। और ये चेंज भी हो सकती है, थोड़े बहुत फैक्टर्स जो हैं वो आप सीआईए की फैक्ट बुक देखेंगे तो उसके अंदर हज़ारों चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप उसके अंदर से मोटी-मोटी चीज़ें जो हैं ये निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब तक जो है वो ये चीज़ हमें क्लियर हुई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मैप्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। तो ये दुनिया में कहाँ पे वाक़या हैं और क्या-क्या इनका जो है वो मामला है आपस में। ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हैं कि रशिया एक बहुत ही बड़ा मुल्क है और यूक्रेन इतना छोटा मुल्क है कि यूक्रेन नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन हम यूक्रेन को बाद में देख लेंगे ज़ूम करके। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये एक तरफ रशिया है, एक बड़ा मुल्क, उसके साथ एक बड़ा मुल्क चाइना है, और दूसरी तरफ एक बड़ा मुल्क कनाडा है, और उसके साथ एक बड़ा मुल्क है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन 4 मुल्कों के अलावा कोई बहुत बड़े-बड़े मुल्क नहीं है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी दूर है, ब्राज़ील है, और आपका जो है इंडिया समवट बड़ा है। तो ग्रीनलैंड एज़ सच हैबिटेबल नहीं है, इसलिए जितना भी बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये देखना है कि इनमें जो है वो कनाडा, यूएस, रशिया और चाइना ये बड़े-बड़े एक्टर्स हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि इनका रकबा बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जगह पे फैले हुए हैं और ये अपना जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी रखते हैं। तो ये वर्ल्ड मैप को एक नज़र देखते ही आपने ये देखा कि क्या सिनेरियो क्या है एरिया का। दूसरी चीज़ जो अहम आपने नोट की वो ये देखी कि रशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। रशिया का एरिया जो है वो अच्छा खासा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, यूएस, कनाडा, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ जो है ये आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में कि एक मुल्क के ऊपर बहुत बड़े एरिया के ऊपर होल्ड है। इसका मतलब है कि उसकी गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अगर गवर्नमेंट वीक होती या कोई इस तरह का मसला होता तो शायद ये मुल्क बार-बार टूट चुका होता, क्योंकि सेंटर जो है वो बहुत दूर होता है बाकी रूलिंग एरियाज़ से। तो लेकिन इसकी गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, फिर इसकी सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, जो ये कहीं से भी नहीं अपने आप को तुड़वाने देता, मतलब अपनी बाउंड्रीज की हिफाजत करता है, सारा कुछ है। तो इसके पास आर्मी भी बहुत बड़ी होगी। ये एक आप मैप से रफ सा आइडिया फौरन लगा सकते हैं, इसलिए मैप का अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर करीब करीब से देखें तो हम एक मैप देखते हैं जिसमें रशिया का हमसाया यूक्रेन है, ठीक है। रशिया का बॉर्डर का अच्छा खासा पार्ट जो है वो यूक्रेन के साथ लगता है। अगर हम गौर से देखें तो तकरीबन कोई 1/4 जो यूक्रेन है वो लाजमी तौर पे रशिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बल्कि 1/4 से भी ज़्यादा ही लगता है अगर हम क्रेमिया वाला एरिया भी देख लें, क्राइमिया वाला। अच्छा, अब यूक्रेन की दूसरी तरफ बेलारस है जो रशिया के साथ मिला हुआ है, और यूक्रेन की एक तरफ रोमानिया है जिसका कोई खास जिक्र नहीं होता, और मोल्दोवा है जिसका भी खास जिक्र नहीं होता। लेकिन ये एक मोटा सा करके चीज़ लिखी हुई है, क्राइमिया एनेक्स्ड बाय रशिया इन 2014। तो ये क्या चीज़ है, ये 2014 के अंदर क्या ऐसा हुआ था कि क्राइमिया जो है वो रशिया ने यूक्रेन से छीन कर अपने साथ लगा लिया था। और उससे देखें कि रशिया पहले थोड़े से बॉर्डर पे यूक्रेन के साथ था, लेकिन क्राइमिया को साथ लाने से एक और बड़ा पोर्शन जो है वो रशिया ने यूक्रेन के गिर्द घेरा डाल के रख लिया है। फिर एक और चीज़ आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैप है ये इसके अंदर एक रेड पोर्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरिया। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये कौन सा एरिया है और इधर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये रशिया और यूक्रेन को जब हमने करीब से देखा तो हमें पता चला कि यूक्रेन को जगह जगह से रशिया ने तंग करके रखा हुआ है पहले से। 2014 में एक किया, सेपरेटिस्ट कंट्रोल एरिया अलग से चल रहा है, और जंग बाद में की, ठीक है। तो यूक्रेन की अच्छी खासी जो हालत है वो रशिया ने पहले से खराब करके रखी हुई। अच्छा जी, उसके नीचे आप एक ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे होंगे लिखा होगा ब्लैक सी।
ब्लैक सी जो है ये हम अगर दूसरे मैप में जाएं तो हमें नजर आता है कि ये रशिया के नीचे जो ब्लू कलर का एरिया है ये ब्लैक सी है, और ये काफी सारे मुल्कों के साथ मिलता है। ये ईरान के साथ भी मिल रहा है, ये टर्की के साथ भी मिल रहा है, ये पाकिस्तान जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके साथ भी मिल रहा है, ये यूरोप के साथ भी मिल रहा है। तो हमें ये पता चलता है कि इस ब्लैक सी के ऊपर जिसका कब्जा होगा वो उस जगह से जाने वाले जो शिप्स हैं उसको कंट्रोल कर सकेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लैक सी जो है, इसका भी आगे जिक्र आएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम मज़ीद मैप देखें तो ये थोड़ा सा मज़ीद जूम आउट करके दिखाता है और ये बताता है कि जो यूक्रेन है वो तो नीचे रह गया, लेकिन रशिया के यूरोप के साथ मुलाकात करने के और बहुत सारे तरीके भी हैं। उनमें बेलारस है, लिथुआनिया है, लतीविया है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, और उसके दरमियान में ब्लैक सी है, या जो है वो बाल्टिक सी है, सॉरी। तो ये बाल्टिक सी के थ्रू जो है वो जर्मनी के साथ मिल सकता है, जो उसका दोस्त है और बहुत शानदार दोस्त है। और अगर हम वर्ल्ड मैप के अंदर देखें तो ये रशिया के नीचे चाइना भी है, ठीक है। तो रशिया को चाइना के साथ मिलने के भी मौके पूरे हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के, और रशिया को जर्मनी के पास जाने के भी मौके पूरे हैं। तो इसको अगर अगर ये इस वाले एरिया जो रेड लाइन है इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है तो रशिया के शिप्स हमेशा चीज़ें लेकर जाते रहेंगे और वो कभी भी जो है वो फ़र्क नहीं डालेंगे, ठीक है। उसकी तजारत के ऊपर जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रशिया डिपेंड करता है, और उसको पैसे आते हैं, जाहिर है आगे देखेंगे कि कितने पैसे आते हैं हर साल। अच्छा, इसको इसी मैप को ज़रा थोड़ा सा मज़ीद करीब से करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम जाते हैं तो ये रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन के ऊपर मुख्तलिफ तरफों से, तो वो ये हमला है। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ से जो है वो असल कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन की। इससे भी पहले हम जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो आपका रशिया है उसका चाइना यूएस के साथ क्या झगड़ा है, जो दो बड़े लोग लड़ रहे हैं तो यूक्रेन बीच में आ गया है। तो रशिया का यूएस के साथ झगड़ा स्टार्ट हुआ 1945 के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई। रशिया उस वक्त यूएसएसआर था, ठीक है, तो सोवियत यूनियन कहा जाता था उसे। तो उसके उसके ऊपर तकरीबन कोई अपने रीजन के जो अब 16-17 मुल्क हैं उसके ऊपर भी रशिया का पार्ट था, वो यूएसएसआर का पार्ट था। उनमें ही यूक्रेन था, उसमें ही काजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, सारे ये स्थान थे, ठीक है। तो ये सारे मुल्क जो थे ये रशिया का हिस्सा थे। दूसरी जंग तो रशिया और यूएस ने मिलकर लड़ी, लेकिन जंग के बाद थोड़ी सी नाराजगी हो गई और नाराजगी के नतीजे में रशिया ने जर्मनी के ऊपर या यूएसएसआर ने जर्मनी के ऊपर आधा आधा जर्मनी ले लिया और आधा यूएस और अलाइड पावर्स ने दूसरी पावर्स ने रख लिया, ठीक है। तो 1991 तक ये कोल्ड वॉर चलती रही बुरे तरीके के साथ। यूएस और रशिया आपस में गुथम गुथा रहे, पूरी दुनिया डिफरेंट ब्लॉक्स का हिस्सा बन गई, किसी को फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया, किसी को सेकंड वर्ल्ड कहा गया, वगैरह वगैरह। ये आपने कोल्ड वॉर के टॉपिक में यकीनी तौर पे पढ़ा होगा, अगर आपका आईआर टॉपिक है या वैसे यूएस हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। 1991 के अंदर ये हुआ कि यूएस ने रशिया या सोवियत यूनियन को इस हद तक इस नहज पे पहुंचा दिया कि सोवियत यूनियन टूट गई और उसके बहुत सारे मुल्क निकले। उसमें जो है वो एक मुल्क निकला यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन के अंदर बहुत सारे रशियन स्पीकिंग पीपल भी रहते थे, बहुत सारे जो है वो उधर की डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते थे, लेकिन जो है वो यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क बन गया और बहुत सारे मुल्कों के साथ। तो जब आज़ाद मुल्क बना 1991 के बाद, तो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के बहुत सारे एसेट्स जो थे, बहुत सारे न्यूक्लियर आर्सनल्स थे, इस तरह की चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यूक्रेन के अंदर रह गई। तो यूक्रेन ने एक माहदे के तहत वो सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी और उसने कहा कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखूंगा और मैं जो है वो पीस लविंग नेशन हूँ और ये हूँ और वो हूँ। तो यूक्रेन जो है वो उससे दस्तबरदार हो गया। नतीजतन यूक्रेन की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, लेकिन उससे अमेरिका ने वादा किया कि हम तुम्हें नेटो के अंदर जो है वो एंट्री करवाएंगे। अब नेटो क्या है उसका जिक्र आगे आएगा। यूक्रेन के पास कोल था, आयरन था, फर्टाइल लैंड था जिसके ऊपर वीट होती है। रशिया के अंदर ज़्यादा एरियाज के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, साइबेरिया के इलाके हैं, तो वीट ज़ाहिर है कि खाने पीने में इस्तेमाल होती है। तो यूक्रेन के पास अच्छे खासे एक तरह से रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन कोल और आयरन ज़ाहिर है कि उससे कम है रशिया से। रशिया का एरिया बड़ा है, वहाँ से ज़्यादा निकलता है।
तो कोल्ड वॉर के बाद डिफरेंट जो है वो गवर्नमेंट्स आती रहीं, लेकिन अराउंड 2013 जो था ना साल, उसके अंदर रशिया का एक जो है वो प्रेसिडेंट था जिसका नाम, सॉरी, यूक्रेन का एक प्रेसिडेंट था जिसका नाम था विक्टर यानुकोविच। ठीक है, ये विक्टर यानुकोविच साहब जो थे ना, इनका ज्यादा दोस्ती रशिया से करने का दिल करता था, लेकिन जो यूक्रेन के लोग थे वो कहते थे कि नहीं, हम यूक्रेनी पीपल हैं, हम नहीं रशिया से दोस्ती करेंगे, हम जो है वो यूरोप की तरफ अपना ज़्यादा झुकाव रखेंगे। तो विक्टर साहब ने ये किया कि इनको 2013 के अंदर यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप के काफ़ी सारे मुल्कों की एक तंजीम है, उसने ऑफ़र की कि आपको ट्रेड की डील हम ऑफ़र करते हैं, तो आप हमारे साथ जो है वो आ जाएं। तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा मैंने यूरोप के साथ नहीं जाना, मैंने वापस जो है वो अपने फोर फादर्स की तरफ जाना है और मैंने रशिया के साथ दोस्ती करनी है। उसने $15 बिलियन की जो बेल आउट थी ना, वो रशिया से ले ली। ठीक है, रशिया ने उसे अपील किया कि आप जो है वो 15 बिलियन के पैसे ले लो हमसे। ठीक है, जैसे हम लोग IMF से लेते हैं बहुत से पैसे, लेकिन हमें तो लोन देना होता है, उसे बेल आउट दे दी मुकम्मल। ठीक है, लेकिन आप यूरोप की तरफ ना जाओ। ठीक है, तो उसमें रशिया का क्या जो है वो कह सकते हैं कि मुफाद था। उसमें ये मुफाद था कि ये अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो इसके अंदर रशिया के इर्द गिर्द यूक्रेन है, तो वो चाहता था कि रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर एक ऐसा मुल्क हो जो उसका दोस्त हो। ठीक है, उसका दोस्त हो, उसका ख्याल रखे, अगर कभी यूरोप की तरफ से कोई जंग का अमकान हो तो पहले यूक्रेन आगे आ रहा हो और वो उसका दोस्त रहे। तो उस मुल्क के जो यूक्रेन का जो 2013 के अंदर सदर था जिसका नाम विक्टर यानुकोविच था, उन साहब ने कहा कि ठीक है, मैं भी रशिया के साथ रहूंगा और मैं कोई यूरोप से कोई डील नहीं करूंगा। ठीक है, उन्होंने जब ये किया तो पूरे जो है वो यूक्रेन के अंदर हंगामे स्टार्ट हो गए। यूक्रेन के अंदर जो है वो एक यूरो मैदान के नाम से एक मैदान था, बल्कि मैदान चौक को कहते हैं, हमारे यहाँ तो मैदान जो है वो ग्राउंड को कहते हैं, लेकिन ये ईरान, टर्की और यूक्रेन और ये सारे मुल्क जो हैं, यहाँ ये मैदान का वर्ड जो है ये चौक के लिए यूज होता है, क्योंकि जो बहुत बड़ा चौक होता है वो एक मैदान की तरह ही होता है। तो उन्होंने, लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि हम यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, तो उस एहतजाज को यूरो मैदान का नाम दिया गया कि यूरोप की तरफ जाने के लिए जो मैदान में लोग इकट्ठे हुए तो वो बना। ठीक है, तो यूक्रेन जो था वो उसके अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो है वो प्रो रशियन है जिसके बॉर्डर्स रशिया के साथ लगते हैं, और एक पार्ट जिसके बॉर्डर्स यूरोप के साथ लगते हैं। वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम यूरोप के साथ रहना चाहते हैं। तो उस वक्त ये चीज़ें खुलकर सामने आई कि यूरोप के साथ कौन रहना चाहता है और रशिया के साथ कौन रहना चाहता है। तो इधर हम जो है वो ईस्ट वेस्ट डिफरेंस देख लेते हैं। जो यूक्रेन का वेस्ट है, यानी कि जो यूरोप की तरफ है, वो अपने आप को यूरोपियन आइडेंटिफाई करता है, वो कहते हैं हम यूक्रेनियन हैं, और वो कहते हैं कि हम रशिया कोई अच्छा मुल्क नहीं है। जो ईस्ट वाला इलाका है उसके अंदर वो लोग रशिया के करीब हैं और ज़ुबान भी नेटिव रशियन बोलते हैं, और कहते हैं कि रशिया के साथ उनकी बड़ी शेयर्ड हिस्ट्री है और वो काफ़ी अर्सा इकट्ठे रहे हैं, तो अब भी इन्हें इकट्ठा रहना चाहिए। तो यानी विद इन यूक्रेन जो है वो दो डिवीजन्स मौजूद हैं, और ये डिवीजन ज़्यादा जब यूरो मैदान का 2014 के अंदर 13 के अंदर वाक़या हुआ, तो ये वाले जो एहतजाज थे उसके नतीजे में ये डिवीजन ज़्यादा ज़ाहिर हुए। हुआ ये कि जब इन साहब ने $15 बिलियन की बेल आउट लेने का ऐलान किया, तो यूरो मैदान के अंदर जब लोग निकल आए तो उन लोगों ने जो है वो कोशिश की कि वो अपने सदर को ही बाहर निकाल दें, और उन्होंने इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि एहतजाज किया कि सदर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी होकर चले गए। जब सदर साहब जो हैं वो अपनी सीट से उतर गए तो रशिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है, यूक्रेन के लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं और मेरे जो प्रो रशियन अलाई था वो उसके साथ उन्होंने ये किया है। तो रशिया ने कहा कि एक इलाका है क्राइमिया। ठीक है, क्राइमिया का इलाका आप देख रहे हैं मैप्स के अंदर सामने। 2014 के अंदर रशिया ने अपनी फौजें क्राइमिया में उतारी और उसने जो है वो उस पर कब्जा कर लिया। अब क्राइमिया पे ही क्यों कब्जा किया, बाकी और एरियाज हैं उस पर क्यों नहीं कब्जा किया, उसकी भी एक रीज़न है। उसकी ये रीज़न है कि क्राइमिया पहले जो है वो USSR का पार्ट होता था और USSR के अंदर यूक्रेन भी होता था। तो 1970 के अंदर USSR का एक सदर था खुरुश्चेव, और उस साहब ने जो है वो ये किया कि वो वाला एरिया जो था वो कहा यूक्रेन को कि आप रख लो, वैसे भी आप हमारे मुल्क के हिस्से हो,
बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के अंदर पंजाब का सूबा है, तो हम एक ज़िला जो है वो कह देते हैं कि फ़लान डिवीज़न में डाल दो, लाहौर डिवीज़न से निकाल के शेखुपुरा डिवीज़न में डाल दो, या फैसलाबाद डिवीज़न में डाल दो, फैसलाबाद डिवीज़न से निकाल के आप जो है वो मुल्तान डिवीज़न में डाल दो। तो कल को खुदा ना खास्ता 2 अलग सूबे बनते हैं फ़र्ज़ करें, या 2 अलग सूबों का कोई जो है वो बात होती है, फ़र्ज़ करें एक डिवीज़न कहती है कि मैंने जो है अलहदा सूबा बनना है, तो वो तो दूसरे के पास चला जाएगा, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये दोनों अलग मुल्क बन गए, जैसे यूक्रेन और रशिया अलग-अलग मुल्क बन गए, तो वो क्राइमिया का जो एरिया था, वो पहले तो उन्होंने ऐसे ही दिया था कि हमारा ही हिस्सा है, वो भी हमारा, ये भी हमारा, तो उसके साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन वो दूसरे मुल्क में चला गया, तो वो तब से जो है ये कोशिश कर रहे थे कि ये इनको मिल जाए। तो हुआ ये कि रशिया जो है वो उसने रिबेल्स जो है वो भेजना शुरू कर दिए, उन्होंने उसके अंदर इश्यूज किए, फिर उन रिबेल्स ने क्राइमिया के अंदर 298 पीपल की जो फ्लाइट है वो शॉट डाउन कर दी, यानी 298 लोगों को मार दिया जहाज गिराकर। तो फिर यूक्रेन और रशिया ने आपस में टॉक्स की, मिन्स्क अकॉर्ड, एक अकॉर्ड का नाम था जिसके तहत ये था कि हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे आपस की लड़ाई को, और इसके अंदर पीसफुली काम करेंगे। पीसफुली काम करने के लिए जो है वो इलेक्शंस हुए। वो इलेक्शंस जो थे वो रशिया ने अपने मिलिट्री कंट्रोल के साथ करवाए, और उन इलेक्शंस के नतीजे में वोटिंग करवाई। क्राइमिया के लोगों ने कहा कि हमने रशिया के साथ जाना है, और रशिया को अटैच कर लिया अपने साथ, सॉरी क्राइमिया को रशिया के साथ अटैच कर लिया। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि लोग जो हैं वो बड़े परेशान हुए, और दूसरी दुनिया के जो लोग थे जैसे यूएस है, यूरोप है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि रशिया ने क्राइमिया पे कब्जा किया है। रशिया ने कहा कि हमने तो इलेक्शन करवाए थे, लेकिन इलेक्शंस कुछ इस तरह से हुए थे जैसे फौजी हुकूमतों के दौरान इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो कोई फेयर नहीं थे, तो इसलिए जो है वो क्राइमिया जो है वो हमेशा के लिए रशिया के पास चला गया, और पूरी दुनिया यूएस वगैरह ये कहने लगे कि इसने क्राइमिया को छीन लिया है, जबकि रशिया ने कहा मैंने तो इलेक्शन करवा के लिए।